भाई डराओ मत यार, है ना। चलो चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर का नाम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। और इसकी क्लास नंबर कौन सी है आज? सेकंड क्लास है। और इस क्लास में इसका खात्मा कर देंगे हम। क्या हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं क्या ऑलरेडी? आंसर इज यस। ठीक है, तो हमने कुछ बातें पढ़ ली हैं, कुछ बातें आज पढ़नी है। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कुछ बातें करते हैं, इसकी डिफरेंस के साथ करेंगे। डिफरेंस की मैं बेस यहाँ पर निकाल के रखूँगा। कह रहे नंबर ऑफ पार्टीज बताइए, इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं और गारंटी में कितनी होती है। फिर हमने कहा नाम बताइए। इंडेमनिटी में जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपके लॉस की भरपाई कर दूंगा, वो कौन? इंडेमनीफायर। और जो व्यक्ति ये जिससे कहा जाता है कि आपके लॉस की भरपाई, इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। क्या मेरी बात समझ आती है? बहुत बड़े। दूसरा कौन सा है? नेचर ऑफ लायबिलिटी। दो बातें बतानी है आपको इसमें, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। तो बताइए जरा इंडेमनिटी के अंदर कैसी है, प्राइमरी और अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के। लेकिन गारंटी के अंदर सेकेंडरी और कंडीशनल। मैंने कहा गारंटी के अंदर ये बताओ, ये तो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है सेकेंडरी और कंडीशनल, तो प्राइमरी किसकी होती है गारंटी के अंदर? प्रिंसिपल डेटर की होती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं इसलिए श्योरिटी की लायबिलिटी को पकड़ा है हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कब होती है टाइम ऑफ लायबिलिटी बताइए। तो उसमें जैसे ही ड्यू डेट आ जाएगी, जैसे ही कोई नुकसान हो जाएगा, जैसे ही कोई इवेंट जिसके ऊपर हैपनिंग है पे डिपेंडेंट है, जैसे ही वो हो जाएगा आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी कब आएगी? जैसे ही प्रिंसिपल डेटर जो है या तो वो रिफ्यूज कर दे या नॉन परफॉर्मेंस कर दे, फेलियर कर दे, डिसऑनर कर दे, कुछ भी कर दे। आगे टाइम टू एक्ट बताइए, कब टाइम होगा एक्ट करने का? सारे बच्चे ताली बजाएंगे शाम के लिए यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा जोर से बताओ ताकि कमल सर तक आवाज जाए, और थोड़ी देर तक बजाना। फिर सर मुझसे पूछेंगे कि क्या नाम है, क्यों बजवाई थी आपने ताली। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। ऐसा ना लगे कि मैंने पीट भी दिया साथ में। सर आप लेट क्यों हैं? इसकी वजह से मिली। हाँ, पहली बात। दूसरी चीज, बिल्कुल एंड समय पे ही क्यों ढूंढना है? एंड समय पे ही क्यों नहाना है? तो सुबह से ऐसे ही थे? नहीं वो तो मुझे पता है तुमने खा लिया होगा। नेक्स्ट, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी बताइए, किसके अंदर राइट टू स्यू थर्ड पार्टी होता है? गारंटी के अंदर होता है। और क्या इसके अंदर होता है थर्ड पार्टी वाला? नहीं। आगे चलते हैं। पर्पस, पर्पस क्या होता है बताइए? रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई। लेकिन वहां पर जो पर्पस होता है वो क्या होता है? सिक्योरिटी देते हैं हम कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए ताकि आप व्यक्ति का फायदा हो जाए। नेक्स्ट है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। इन दोनों में से किसके अंदर इनकम्पिटेंट पर्सन भी हो सकता है, इंडेमनिटी के अंदर या गारंटी के अंदर? इनकम्पिटेंट हो सकता है, वो कौन सा व्यक्ति? इंडेमनीफायर या इंडेमनीफाइड? या तो इंडेमनीफायर या इंडेमनीफाइड, तो दोनों में से एक ही होगा ना। दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ जी, वेरी गुड। पढ़ाई लिखाई सब गई, तेल ले ले नालायक। खुद कह रहा है गारंटी के अंदर होता है। गारंटी के अंदर पार्टीज के नाम क्या होते हैं? ओ क्या था वो? है? हाँ, एप्लीकेशन। हाँ, श्योरिटी। इनमें से इंडेमनीफायर कौन है और इंडेमनीफाइड कौन है? हाँ, गारंटी में नहीं होते भाई। कैसे मतलब यार, मतलब खुद कह रहा है कि गारंटी के अंदर होता है। मैंने कहा बताओ इंडेमनीफायर या इंडेमनीफाइड? कह रहा है इंडेमनीफायर। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पहले टॉपिक का नाम देखिए क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें से एक थ्योरी टॉपिक आएगा और बाकी सारे केस बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। जरा ध्यान से देखिएगा। उसने कहा बताओ श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी देता है या जिसके लिए गारंटी दी जाती है? जो गारंटी देता है उसे क्या बोलते हैं? श्योरिटी। ऐसा पता है आपको? नोट्स लिखे हैं आपने? दिखाइए। मेरा मन है आज एक ही बच्चे की पिटाई करूं। क्या शाम को तुम बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव
विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहे जैसे जैसे लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी वैसे वैसे लाइबिलिटी किसकी होगी, श्योरिटी की। कह रहे इसका मतलब क्या है, मैंने कहा एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए मैंने कहा मान लीजिए लोन लिया गया बैंक से 1,00,000 रुपए का और टाइम था 2 साल रीपे करने के लिए, ठीक है। 2 साल जैसे ही हुए, ड्यू डेट आई, राम ने रिफ्यूज कर दिया और राम की जो गारंटी थी उसके फ्रेंड ने दी थी, मोहन ने। अब सवाल ये आया कि मोहन कितने अमाउंट के लिए लायबल है, पूरे 2,00,000 और प्लस किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि राम जितने अमाउंट के लिए लायबल है उतनी ही अमाउंट के लिए कौन लायबल होगा, मोहन। मैंने कहा मान लीजिए कि बैंक के पास सिक्योरिटी रखी हुई थी 50,000 रुपए की, तो अब राम कितने के लिए लायबल है, 1,50,000 रुपए के लिए, 1,50,000 के लिए, अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो। कह रहे हाँ 1,00,000 का लोन में 50,000 की अगर सिक्योरिटी दे दी तो 50,000 माइनस होंगे ना, नालायक में कुछ भी बोल दूंगा, हाँ मान लेते हो तुम, जगराते में आते हो क्या माता के। मैंने बोला 1,00,000 का लोन है, सिक्योरिटी दी थी 50,000 की, तो बैंक ने सिक्योरिटी जब्त कर ली, बेच दी, तो बचे कितने 50,000, तो कितने के लायबल होगा। मैं कह रहा हूं 1,50,000, कह रहे हाँ 1,50,000। सब सही है या माला खाली, नारायण। मैंने कहा अच्छा मान लो बैंक ने कहा कि अरे राम हमें पता चला कि तुम एक फार्मर हो और तुमने एप्लीकेशन दी, मान लीजिए सिक्योरिटी वाला पॉइंट नहीं है, तुमने एप्लीकेशन दी गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ने तुम्हारा 90% लोन जो है वो माफ कर दिया है, तो अब राम कितने के लिए लायबल है, 10,000 के लिए, 10% यानी 10,000 के लिए। तो बताओ फिर मोहन भी कितने के लिए लायबल होगा। इसी को बोलते हैं को एक्सटेंसिव। जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी किसकी, प्रिंसिपल डेटर की, वैसे ही वो साथ साथ में बढ़ेगी और कम होगी किसकी, श्योरिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है आगे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑफ सेकेंडरी नेचर। कह रहे श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, सेकेंडरी नेचर होती है। एज ही इज लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देगा वैसे ही वो लायबल होगा। मैंने कहा ठीक है। वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट दैट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी आल्सो सीजेस। कह रहे अगर डॉक्यूमेंट्स में ही कोई डिफेक्ट था जिसकी वजह से आप प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ ही केस नहीं कर सकते, तो अगर आप प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ केस नहीं कर सकते तो आप फिर श्योरिटी के खिलाफ भी केस नहीं कर सकते। यही तो बातें बता रहे हो, ठीक। तीसरा पॉइंट क्रेडिटर, चौथा क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। क्या बता सकते हो इसका मतलब क्या है। प्रोसीड अगेंस्ट वर्ड का मतलब मांगना होता है या केस करना होता है, केस करना। तो उसने कहा मान लीजिए हम गए प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, पास गए, हमने कहा भाई पैसे दे, उसने मना कर दिया, हमने कोर्ट केस नहीं किया, हम सीधा आगे श्योरिटी के बाद भाई तू दे पैसे। क्या ऐसा कर सकते हैं, पहले केस करना जरूरी है, जी नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते। इसी बात की तो गारंटी ली है, हमें केस वैसे झंझट में पढ़ना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए ने गारंटी दी है किसको बताओ, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय सी, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर अगर सी है तो इसका मतलब पैसे देने किसको है, सी को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यही पढ़ा हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, सी ने पैसे नहीं दिए। ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच मे बिकम ड्यू। यानी कि श्योरिटी ने अगर कोई गारंटी दी है तो जो भी डिफॉल्ट पर चाहे ब्याज हो या कोई चार्जेस लगे, जैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं ऐसे डिसऑनरिंग के चार्जेस होते हैं, पेनल्टी होती, तो अगर वो भी लग रही होगी तो उसके लिए भी लायबल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है, यही हमने पढ़ा था को एक्सटेंसिव वाली बात में। देखो को एक्सटेंसिव में कितने पॉइंट्स हैं, 4। कितने पॉइंट्स हैं, 4। मतलब कह रहे नेचर, श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी, कह रहे जैसी लायबिलिटी किसकी, प्रिंसिपल डेटर की, उसी के को एक्सटेंसिव लायबिलिटी किसकी हो जाएगी। समझ में आई वाली बात। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए श्योरिटी की कैसी लायबिलिटी है, इसका मतलब पहले जाएंगे किसके पास, प्रिंसिपल डेटर के पास, उसके बाद आपके पास आएंगे। कह रहे अगर डेटर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, प्रिंसिपल डेटर को, तो फिर श्योरिटी को भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बताइए, कि अगर क्रेडिटर चाहे तो वो प्रोसीड अगेंस्ट कर सकता है पहले किसके, श्योरिटी के, विदाउट सुइंग द प्रिंसिपल डेटर। क्या मेरी बात समझ में थी। 4 पॉइंट्स इसके अंदर थे, बड़े आसान पॉइंट्स थे। हम आते हैं अब किस पे, देखो बड़ा, आप बस हेडिंग पर लिखते जाओ अपनी कॉपी में रफ में कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। फिर हम उसे याद भी करेंगे। लिख लीजिए फटाफट से, सेक्शन के साथ लिखेंगे। रफ में एक पेज निकालिए, सेक्शन के साथ लिखना है।
लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखिए, डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी, जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों से एक है। श्योरिटी के डिस्चार्ज वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप, कि जिसने गारंटी दी है वो लायबल रहेगा या लायबल नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब हमें केसेस बताने हैं जब जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी वो व्यक्ति कब कब लायबल नहीं होगा। तो कह रहे 3 कैटेगरी बनाई है हमने इसमें। पहली कैटेगरी क्या है? रिवोकेशन ऑफ गारंटी। कल भी बताया था क्या मैंने आपको? मैंने कहा कंटिन्यू गारंटी थी, उसमें से 10 दिन की ट्रांजैक्शन हुई, उसने कहा अब मैं नहीं दूंगा, और 10 दिन के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए क्या लायबल होगा? आंसर इज नो। उसे बोलते हैं रिवोकेशन। कैसे बोलते हैं? रिवोकेशन। अब रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। मान लीजिए जो है, जो श्योरिटी है उसकी डेथ हो गई है, तो क्या आगे आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए लायबल होगा? नहीं। लेकिन जो एक्टिविटीज़ हो गई हैं वो उसके लिए उसका स्टेट लायबल होगा। स्टेट वर्ड का मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो लायबल होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? क्रेडिटर कुछ ऐसा कर दे जो कि किसको डिस्चार्ज कर दे? श्योरिटी को। वो क्या केस हो सकते हैं? और नेक्स्ट बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगले 15 मिनट को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम? रिवोकेशन में उसने कहा पहले जो गारंटी है वो कौन सी है? कंटिन्यू गारंटी वर्ड का मतलब है कि अगर किसी कंटिन्यू गारंटी में जो श्योरिटी है वो नोटिस देके क्रेडिटर को ये इंटीमेट कर दे कि भाई फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए मैं अपनी गारंटी को रिवोक करता हूं, नोटिस दे दिया उसने, तो क्या जिस दिन से नोटिस दिया गया है उसके आगे आने वाली ट्रांजैक्शन में अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को और भी चीजें उधार में दी तो क्या उसके लिए लायबल होगा श्योरिटी? आंसर इज नो। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्दर ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अरुण ने प्रॉमिस किया है टू पे रामा ऑल ग्रोसरीज बॉट बाय किसमें? बाय कैरल फॉर अ पीरियड ऑफ कितने के लिए? 12 में। ऑल ग्रोसरीज वर्ड का मतलब क्या है? ये कंटिन्यूइंग गारंटी है या स्पेसिफिक गारंटी है? जी नहीं, कंटिन्यूइंग। कह रहे 12 महीने के पीरियड के दौरान जितनी भी खरीदेगा सब के लिए मैं लायबल हूं, तो कंटिन्यूइंग है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इफ कैरल फेल्स टू पे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो हमने टोटल कितने महीने के लिए गारंटी दी है? 12। कह रहे 3 महीने के बाद कैरल बाइज 2000 रुपए वर्थ ऑफ ग्रोसरीज। आफ्टर 3 मंथ्स अरुण रिवोक्स द गारंटी बाय गिविंग अ नोटिस टू किसको? रामा को। तो श्योरिटी ने 2000 की ट्रांजैक्शन होने के बाद, पहले उसने कहा था जितने का खरीदे सारे पैसे मैं दूंगा, 3 महीने में 2000 की ट्रांजैक्शन होने के बाद उसने कहा भाई अब आगे के लिए मैं लायबल नहीं हूं। उसके बावजूद भी कैरल फर्दर परचेज कितने रुपए की ग्रोसरीज? 1000 की। कैरल फेल्स टू पे, अरुण इज नॉट लायबल फॉर 1000। ये कौन से वाले 1000 है? जो रिवोकेशन के बाद सप्लाई की गई थी। ऑफ द परचेज मेड आफ्टर द नोटिस, बट ही इज लायबल फॉर कितने के लिए? 2000 ऑफ द परचेज मेड बिफोर द नोटिस। के बिल्कुल सिंपल बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब मैंने कहा श्योरिटी के, मान लीजिए उसने कहा था 1 लाख तक की गारंटी में देता हूं, 10,000 तक का सामान सप्लाई हुआ, उसके बाद श्योरिटी की डेथ हो गई, तो कितने के लिए लायबल होगा श्योरिटी? मैंने कहा श्योरिटी तो बचा ही नहीं, लेकिन बेचारा लायबल कहां से डराओगे? तो जो उसकी स्टेट या प्रॉपर्टी इफ एनी अगर लेफ्ट हो जाती है तो उसके लिए लायबल माना जाएगा। तो पढ़ते हैं जरा एक बार एग्जांपल। एस ने गारंटी दी है सी को फॉर द ट्रांजैक्शन टू बी डन बिटवीन सी एंड, बताओ किसके बिहाफ पे दी गई है गारंटी? पी के बिहाफ पे। सी ने दी है किसको? एस ने दी है किसको? सी को। और किसके बिहाफ पे? पी के बिहाफ पे। फॉर नेक्स्ट मंथ आफ्टर 5 डेज, कौन डाई हो जाता है? 1 महीने के लिए दी है। कह रहे नाउ द गारंटी इज रिवोक्ड फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, बट एस का कौन? स्टेट इज लायबल फॉर ट्रांजैक्शन डन ड्यूरिंग दोज 5 डेज। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई भी फंसने वाली बातें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब नोवेशन क्या होता है, उससे श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए श्याम जो है पढ़ने आया है। करो दोबारा करो। क्या कर रहे थे? हाँ, नसें देख रहे थे ना? हाँ दिखाओ दिखाओ। ये बॉडी बनाता है, इसकी नसें देख लो सब बच्चे। दिखाओ दिखाओ। नसें निकाल लूंगा तुम्हारे। श्याम कोचिंग पढ़ने आया है, ध्यान से समझिए। श्याम ने कहा सर पैसे दे दूंगा आपके। मैंने कहा भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। इन्होंने गांव से एक चाचा जी को बुलाया है अपने, कह रहे हमारे लिए गारंटी दो।
तो चाचा जी ने गारंटी दी, मैं जानता हूँ, ये मेरा एग्जाम्पल है। तुम्हें क्या पता मैंने कौन से चाचा जी के बारे में बात की है? जब आप बचपन में पैदा हुए थे वो घर छोड़ के चले गए थे, अभी वापस आए आज इस सुबह। मैं जानता हूँ ना, इनको आप नहीं जानते, आज ही सुबह वापस आए हैं गांव से, है ना। किनको? वो उनके कहने से नहीं होता भाई, उनका आधार कार्ड लगेगा, साइन होंगे, वो मान जाएंगे फिर। ठीक है, अब सुनो, चाचा जी ने गारंटी दी कि मेरा जो भतीजा है वो आपके यहाँ पर पढ़ेगा सर, और इसकी 1 लाख रुपए तक की अमाउंट के लिए मैं लायबल हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अचानक से क्या हुआ, श्याम को देखा मैंने, इसकी बॉडी बहुत इंप्रूव हो रही है, तो मैंने कहा मैं जिम स्टार्ट कर लेता हूँ, रादर देन कि बच्चों के सुबह सुबह चिकचिकबाजी करना। बच्चों से बोलूँगा भाई आप जिम करेंगे, मस्त बॉडी पे ध्यान दो, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है, शरीर है तो सब कुछ है। ऐसी ऐसी बातें करके मैं बच्चों को गुमराह कर रहा हूँ। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो मैंने कहा चलो जिम ओपन करता हूँ। अब श्याम ने क्या कहा, मान लीजिए श्याम ने यहाँ पर हमसे 55,000 तक की ट्रांजैक्शन, या मैंने कहा ट्रांजैक्शन हुई नहीं, गारंटी दी गई थी। श्याम ने 1-2 क्लास में, ट्रायल क्लास में मुझे क्या नाम है अपने रूप दिखाए, कह रहे सर मज़ा ही आ गया, मतलब मैंने कहा चलो बॉडी ही बनाते हैं फिर। तो मैंने इस ट्रांजैक्शन को नोवेट कर दिया, नोवेशन। पहले ये जो ट्रांजैक्शन थी वो किसको लेके थी? पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, ठीक है। अब मैंने इस ट्रांजैक्शन में वही सेम पार्टीज को रख के पर्पस चेंज कर दिया, और पर्पस किस चीज का हो गया? जिम का। अब सवाल ये आया, चाचा जी ने गारंटी किस चीज के लिए दी थी? नोवेशन का मतलब आपको समझ में आता है, जिसमें पार्टीज भी चेंज हो सकती है और कंटेंट तो चेंज होता ही होता है, पुराना वाला खराब हो जाता है, नया वाला आता है। तो सवाल ये आया, चाचा जी कौन से के लिए लायबल है? मैंने कहा कोचिंग वाला तो हुआ ही नहीं, तो नोवेशन के अंदर जो नया वाला कंटेंट है, इसमें जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ठीक, अब एक बार इनका एग्जाम्पल पढ़िए। एस ने गारंटी दी है किसको? सी को, फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ व्हाट? व्हीट, टू बी डन बाय सी एंड पी। इसका मतलब किसके बिहाफ पे दी है? पी के बिहाफ पे। 5 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट बदल गया है। नाउ एस गारंटी दे रहा है सी को फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ राइस टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्टीज भी सेम है, गारंटी भी दे रहा है वो। तो उसने कहा कौन से वाली जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई है, व्हीट वाली या राइस वाली? व्हीट वाली। पहले व्हीट वाली थी ना। Here guarantee is revoked for the supply of wheat, but S is still liable for the supply of wheat during the 5 years, 5 days। मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए कि श्याम जो है फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ये डिसाइड किया उसने। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या फाउंडेशन की फीस के लिए चाचा जी लायबल रहेंगे? आंसर इज यस। उसके बाद वो जिम में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए जो पुरानी वाली श्योरिटी की लायबिलिटी थी वो डिस्चार्ज है। अब आगे ये देंगे तो लायबल होंगे, और आगे जाके गारंटी देंगे तो लायबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सिंपल केसेस हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। देखो इस वाले में क्या मैंने कुछ चेंज किया? मैंने कहा नहीं, चाचा जी को भी मैंने पार्टी बनाया था और अब वो इसमें लायबल है, इसमें लायबल नहीं है। अब चेंज वर्ड का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए, आप बताना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए मैंने कहा बैंक में एक व्यक्ति की नौकरी लगी, ठीक है, उसकी सैलरी थी मान लीजिए 25,000 रुपये पर मंथ। बैंक में नौकरी करने के लिए आपको किसी श्योरिटी की ज़रूरत होती है जो रिटर्न में दे कि भाई साहब ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में पैसे का काम होता है। तो श्योरिटी ने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे भतीजे मिस्टर, मान लीजिए मैंने कहा मिस्टर मोहन को आप नौकरी पे रख लीजिए। 25,000 रुपये की सैलरी थी इनकी, ध्यान से समझना। मैंने बैंक को बोला, मैंने बैंक को श्योरिटी दी, मैंने कहा आप नौकरी पे रख लीजिए इसको, ठीक है। सैलरी कितनी दी उसकी? 25,000। अगर कल को कोई भी हेरा फेरी करता है मोहन, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन कल को क्या हुआ, जैसे ही 5 महीने बीते उसके बाद बैंक ने उसकी सैलरी बढ़ाकर 30,000 पर मंथ कर दी। क्या मेरी बात समझ में? उसकी पोजीशन भी बढ़ गई एक बैंक में, और पोजीशन भी इंक्रीज हुई, तो बैंक ने उसे ओडी अलाउ कर दिया। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देना, अपने रिस्क पे अलाउ कर दिया कि अगर आप कस्टमर्स को देखना किस कस्टमर को ओवरड्राफ्ट करने देना है हमें। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर कल को मोहन ने मान लीजिए 5 महीने के बाद पता चला कि मोहन तो डिफॉल्ट कर रहा था। आफ्टर 12 मंथ्स ये रियलाइज हुआ कि मोहन तो डिफॉल्ट कर रहा था। मेरी बात समझना जरा ध्यान से। कौन सी डेट से? फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब से ज्वाइन हुआ है। आप बताओ आप क्या कहेंगे इसमें? मैंने कहा जो भी चेंजेस थे ये 30,000 वाले और ये पोजीशन को इंक्रीज करने वाले, ये विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी हैं। आप बताइए आप क्या जवाब देंगे इस केस में?
श्योरिटी की लायबिलिटी कौन से वाले महीने के लिए नहीं है या किसी के लिए भी नहीं है? 5 महीने तक क्या जैसे बात हुई थी वैसे ही काम चला? हाँ। सैलरी कितने की बात हुई थी? 25,000 की, तो क्या 25,000 के लिए लायबल होगा? हाँ। वेरिएशन कब आई? 5 महीने के बाद। क्या इस वेरिएशन से उसको चोट पहुंच सकती है, नुकसान बढ़ सकता है? किसका? श्योरिटी का। और ये बात तुमने श्योरिटी की ना कंसेंट ली ना उसे बताया, तो क्या श्योरिटी आफ्टर 5 मंथ्स वाली ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होगा? क्या नहीं। मैंने कहा अब एक और एग्जांपल है, आप जरा ध्यान से देखना, और बार बार पूछा जाता है। मैंने कहा मान लीजिए जो आफ्टर 5 मंथ्स चेंजेस हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आफ्टर 5 मंथ्स सैलरी को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हमने एग्जांपल चेंज कर दिया। आफ्टर 5 मंथ सैलरी जो 25,000 की थी उसे रिड्यूस करके कर दिया गया 20,000 रुपये। इससे श्योरिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव? उसकी लायबिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है? ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब सवाल ये आया, क्या इस वाले केस में भी अगर हम श्योरिटी को ना बताएं और 5 महीने के बाद वाली ट्रांजेक्शन के लिए क्या श्योरिटी लायबल होगा? 5 वाले से पहले के लिए लायबल होगा या बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा? बाद वाले के लिए। लेकिन मैंने कहा जो चेंजेस हैं वो तो अगेंस्ट नहीं है, फिर भी उसकी क्योंकि नॉलेज में नहीं था। वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ में आती है? मतलब अच्छा दिमाग लगाया आपने, बच्चे घूम जाते थोड़ा सा इसमें। वो थोड़ा सा ऐसा लिख देता है कि ये जो चेंजेस हैं ये इन मतलब आप इन द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी है, श्योरिटी के फेवर में ही है, लायबिलिटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। वगैरह चेंजेस तो चेंजेस होते हैं, आपने क्यों नहीं बताया? हमें क्या पता आपने जो चेंज की है ये किस सर्कमस्टांस में की है, आपको सस्पिशन हो गया, वो गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी है, हमें तो नहीं बताया आपने। क्या मेरी बात समझ में? इनका तीसरा एक और एग्जाम्पल है, आप बताना जरा। बैंक के अंदर मान लीजिए राम जॉब कर रहा था, अप्रैल, मई और जून 3 महीने उसने जॉब की। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ पे सस्पिशन होने लगा, ठीक है। और इस सस्पिशन को दूर करने के लिए मैंने कहा राम जाके एक श्योरिटी लेके आओ आप, क्योंकि राम जो है यहाँ पर एम्बेजलमेंट कर रहा था। ये चीज़ पता चल गई किसको? मैनेजर को, ठीक है। बैंक की किसको पता चल गई? मैनेजर को। अब सवाल ये आया, उसने कहा भाई लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। जुलाई से हम लेके आए किसको? एक और व्यक्ति, श्योरिटी को। मैंने कहा भाई इसके भी आप पे साइन करो। उसने कहा जुलाई से लेके पूरे साल, यानी कि कहां तक? मार्च तक। जो भी ये गड़बड़ करेगा टेंशन मतलब मैं बैठा हूं उसके लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब सवाल ये आया जो श्योरिटी है वो कौन से वाले महीनों के लिए लायबल होगा? क्योंकि मेरा सवाल है कौन से वाले महीनों के लिए लायबल होगा, तो आप कह रहे हो जुलाई से, जबकि ये लायबल नहीं होगा। मैंने कल ही बताया था, जब तक आपकी जो श्योरिटी है उसे ऑब्टेन करने के लिए मटेरियल फैक्ट्स को आपसे छुपाया गया। क्या ये बात जानने का अधिकार श्योरिटी को नहीं है कि पहले ये व्यक्ति गड़बड़ करता था? तो ना बैंक ने बताया ना राम ने बताया। इसका मतलब एक्टिव कंसीलमेंट की आपने श्योरिटी के साथ, श्योरिटी के लेने के लिए, गारंटी लेने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मेरा सवाल आपसे ये था कौन से महीने के लिए लायबल है, तो आप तुरंत बता रहे हैं इस महीने के लिए लायबल है। सवाल अगर मेरा ये होता कि लायबल होगा या नहीं होगा, तो यकीन मानना आप यही बोलते कि लायबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि यहां पर मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया है, किससे? श्योरिटी से। समझ आती है मेरी बात? ठीक। अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज होगा। तो पढ़ते हैं जरा एक एग्जांपल। ए बिकम्स श्योरिटी टू सी फॉर बीस कंडक्ट। जल्दी से बताइए कौन प्रिंसिपल डेटर, कौन श्योरिटी? क्या ए श्योरिटी है, सी क्रेडिटर है और बी प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर उधार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बी के बिहाफ पे ही दी जा रही है। एज अ मैनेजर इन सीज बैंक आफ्टर बीएनसी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज कंसेंट दैट बीज सैलरी शैल बी रेज्ड एंड आफ्टर दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर द 1/4 ऑफ द लॉसेस। ये पहले किया है या बाद में किया है? बाद में किया है। नौकरी पे मैंने लगवा दिया, अब तुम उसके साथ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। कह रहे 1/4 लॉस में भी भागीदार बनना पड़ेगा। क्या इससे उसकी भी लायबिलिटी बढ़ सकती है? क्या किससे? किसकी? फिर मैंने कहा लायबिलिटी बढ़े या कम हो, क्या तुमने मेरे पीठ पीछे कोई ऐसा काम किया है जिसका मुझे पता होना चाहिए था? आंसर इज यस। बी अलाउज कस्टमर टू ओवरड्यू। कह रहे बी ने अलाउ किया कस्टमर को, क्योंकि पावर आ गई है उसके पास। कह रहे ठीक है आप ओवरड्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक लूजेज सम ऑफ मनी, बैंक को नुकसान हुआ। आगे जाके क्या हुआ? ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। ए जो है डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी श्योरिटीशिप से। कौन सी डेट से? जिस दिन तुमने वेरिएशन की थी टर्म्स में, उस डेट के आगे जो भी एक्टिविटी रही होगी उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्चार्ज। और उससे पहले की जो लायबिलिटी होगी उसके लिए लायबल रहूंगा। बाय वेरिएंस मेड विदाउट हिज कंसेंट एंड इज नॉट लायबल टू मेक गुड द लॉस।
अब लॉस कौन सा वाला हुआ है, उसने कहा जो ओवरड्यू करने दिया था उसे, उसके लिए वो लायबल है। और ओवरड्यू कब करने दिया था, वेरिएशन के बाद। तो क्या जो ओवरड्यू करने की वजह से नुकसान हुआ है उसके लिए श्योरिटी लायबल होगा क्या, आंसर इज नो। और अगर डेट वगैरह लिखी होती तो हम बता देते कि इस डेट, जिस दिन से वेरिएशन हुई है उससे पहले वाली डेट्स के लिए लायबल होगा, आगे वाली डेट्स के लिए लायबल नहीं है। समझ में आती है बात, ठीक। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। मान लीजिए जो क्रेडिटर है वो कह रहा है प्रिंसिपल डेटर, जा सिमरन जा, तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन कौन है, प्रिंसिपल डेटर। और मैंने कहा सिमरन के बिहाफ पे राज ने श्योरिटी दी थी, बताइए क्या राज भी डिस्चार्ज हो जाएगा क्या, यस, क्योंकि हमने पढ़ा था को एक्सटेंसिव है। कैसी है लायबिलिटी, को, जहां सिमरन की लायबिलिटी खत्म हुई वहीं किसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक। पढ़िए, श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर, देखिए फटाफट से क्या लिखा हुआ है, एंटर्स इनटू अ फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर बाय विच प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। उसने कहा मुझे तुम्हें पैसे देने हैं ना, लेने हैं ना तुमसे, क्रेडिटर ने बोला, उसने कहा हाँ लेने के लिए एग्रीमेंट लेके आओ, मैं बताऊंगा मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं लेना, टेंशन मत लो तुम। इसे वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या रिलीज बोलेंगे, रिलीज बोलने से होता है, लिख के करना पड़ता है, लिखे। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, मैं लिख देता हूँ, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, भाई प्रिंसिपल डेटर तो डिस्चार्ज हुआ ही, श्योरिटी भी डिस्चार्ज। और कारण क्या है इसका, क्योंकि उनकी लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है, जैसे जैसे लायबिलिटी फ्लो होगी किसकी, प्रिंसिपल डेटर की, वैसे वैसे लायबिलिटी किसकी, श्योरिटी। कह रहे या फिर किसके बारे में बात की जा रही है, इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल दे रहे हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस। जैसे मान लीजिए इस वाले केस का एग्जांपल बता रहे हैं, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप इस वाले एग्जांपल नंबर कौन सा है, ये 21, इसमें बताओ मुझे जल्दी से, क्रेडिटर कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है और श्योरिटी कौन है। जो सी है वो श्योरिटी है और जो ए है वो प्रिंसिपल डेटर ऑफ कोर्स उसी की परफॉर्मेंस के लिए दे रहा है। और नेक्स्ट कौन बचा, बी, क्योंकि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से कि मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा विद इन अ स्टेबिलिटी टाइम, जो भी टाइम यहां पर दिया गया है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, इंग्लिश की हिंदी करके बता सकते हो फटाफट से, पूरा पूरा पढ़ो। नो, वैसे हाउस बिल्ड करने का था, बट उसने जो श्योरिटी है उसने बोला था कि जो तुम्हारा घर बनाएगा उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वो सही से काम करेगा और जो टिम्बर बनाएगा वो सही से चलेगा। नो, नो, क्या आप पक्का इसकी हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से पढ़िए आप। नो, तो सी आता है और बी को गारंटी देता है कि जो ए है वो अपनी परफॉर्मेंस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर करेगा, लेकिन जो बी है उसमें जो टिम्बर है वो टिम्बर तो टिम्बर क्यों सप्लाई करेगा, जी हाँ, ये सही कहा इन्होंने। उसने कहा ए जो है इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि ये तुम्हारा काम करके देगा, और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम इसे मटेरियल सप्लाई करोगे और ये तुम्हारा घर बनाएगा। तो मटेरियल सप्लाई कौन कर रहा है, क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मटेरियल सप्लाई करना, किसको, प्रिंसिपल डेटर को। उसके बाद प्रिंसिपल डेटर तुम्हारा घर बनाएगा। तुम जब मटेरियल सप्लाई कर दोगे और ए घर ना बनाए तभी तो तुम मेरे ऊपर केस करोगे। मैंने ए की परफॉर्मेंस की गारंटी ली है और ए की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है तुम्हारे किसी कंडक्ट पे, तभी तो उसकी लायबिलिटी आएगी। अब जिसको घर बनवाना है उसने एग्रीमेंट किया था, मान लीजिए बी से, किससे किया था, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से फॉर फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी। तो ए बनाएगा घर किसके लिए, बी के लिए। और नीचे लिखा हुआ है बी के लिए बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, जो भी उसमें लकड़ी वगैरह जो भी इस्तेमाल होगी वो बी सप्लाई करेगा। आगे जाके उसने कहा बी ने लकड़ी वगैरह सप्लाई नहीं की, तो क्या ए की परफॉर्मेंस ड्यू हुई, नो, ए की परफॉर्मेंस ड्यू ही नहीं हुई। क्या ए की लायबिलिटी आई, आंसर इज नो। जब ए की लायबिलिटी ही अराइज नहीं हुई तो क्या श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी, आंसर इज नो। यही लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तुम्हें रिलीज कर देंगे। दूसरे वाले में कह रहा है कि कोई भी क्रेडिटर अगर या तो कोई एक्ट कर दे ऐसा या कुछ भूल जाए, जिसका लीगल कंसिक्वेंसेस ये है कि अब श्योरिटी की जगह प्रिंसिपल डेटर जो है वो क्या हो गया है, डिस्चार्ज। नहीं, यही बात समझ गया, पक्की बात है। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज हुआ समझ में आया, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी ही
प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी ही अराइज नहीं हुई, इसलिए श्योरिटी की भी लाइबिलिटी नहीं। दोनों पॉइंट अलग अलग है क्या? हाँ ठीक। विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर। क्या ये क्रेडिटर का ऐसा एक्ट या ओमिशन है जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है? हाँ, वो डिस्चार्ज हो गया तो मान लिया जाएगा श्योरिटी भी, सीज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। बिठा ले और फोन कर दो सर को कैश के लिए आ गया। A gives a guarantee to C for the goods to be delivered to B। बताइए पार्टीज के नाम बताओ जल्दी जल्दी से। A कौन है? गारंटी किसको दी है? C को। तो ये कौन है? क्रेडिटर। और सप्लाई कौन? टू बी डिलीवर्ड टू B। ये कौन है? प्रिंसिपल डेटर। वेरी गुड। लेटर ऑन B कॉन्ट्रैक्ट विद C। B ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? C के साथ। यानी B और C कौन है? डेटर और क्रेडिटर। ठीक है। टू असाइन हिज प्रॉपर्टी टू C इन लिeu ऑफ द, कह रहे तुमने मुझे उधार सामान दिया था, लो मेरी प्रॉपर्टी पकड़ो आप। दे दी उसने, डेट डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया है? इसका मतलब खत्म। बी इज डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी एंड ए इज डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़िए जल्दी से, क्या कह रहे हैं। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, गिव्स टाइम और एग्रीड्स नोट टू स्यू। तीनों अलग बातें हैं। कंपोजिशन मतलब तुमने कोई गड़बड़ की है आपस में जिसका मुझे नहीं पता। दूसरा कौन सा है? मान लीजिए 2 महीने का टाइम दिया था हमने, 2 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस ड्यू हो जाएगी। आपकी मतलब प्रिंसिपल डेटर की। क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही 2 महीने का टाइम ड्यू हो जाए आप पहले जाके किससे मांगेंगे? प्रिंसिपल डेटर से। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने कहा कि चलो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, तुम 1 महीना और ले लो, तो क्या उसके बाद श्योरिटी लायबल होगा क्या? आंसर इज नो। उसके बाद श्योरिटी लायबल नहीं होगा। कारण ये है कि भाई प्रिंसिपल जो क्रेडिटर है हमारा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप जैसे ड्यू डेट आ जाए किसके पास जाएंगे? प्रिंसिपल डेटर के पास। और ये एक श्योरिटी का अधिकार भी होता है कि अगर वो चाहे तो क्रेडिटर को ये बोल सकता है कि भाई जाके अपने पहले पैसे मांगो, ड्यू डेट आ गई है। लेकिन तुमने श्योरिटी को बिना बताए टाइम दे दिया एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा टाइम देने से किसका रिस्क बढ़ा? एक्स्ट्रा टाइम देने से किसका रिस्क बढ़ा? बताओ, एक्स्ट्रा टाइम देने से किसका? देखो क्रेडिटर का तो नहीं बढ़ेगा। कारण ये क्रेडिटर ये कह देगा भाई प्रिंसिपल डेटर नहीं दे रहा तो मैं तो श्योरिटी से ले लूंगा। नॉन पेमेंट का रिस्क किसके ऊपर बढ़ेगा? श्योरिटी के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आती है? और नेक्स्ट है प्रोमिसेस। आप फटाफट से मुझे तीनों पॉइंट पढ़ के समझाएंगे क्या लिखा हुआ है जल्दी से। हेलो, हाँ जी राम बाबू, 1 मिनट बस, क्लास में
पॉइंट के नाम बताओ, नाम बताओ, खाली हेडिंग बताओ। बिल्कुल ही बड़े नहीं बड़े। हाँ, पेमेंट ऑन टाइम एंड तो पेमेंट ऑन टाइम ये गलत हो गया। नहीं मतलब ऐसे ही था, ऐसे कुछ था। चलो अभी तो तीसरा बताओ। कंपोजिशन, कंपटीशन, कंपोजिशन। आप बताइए। या तो कुछ कॉम्पोजिशन कुछ गड़बड़ कर लो तुम, या फिर क्या कर दो, प्रोमिसेस टू गिव टाइम। टाइम कौन सा वाला, ओरिजिनल टाइम या एक्स्ट्रा टाइम? एक्स्ट्रा टाइम का जो प्रॉमिस किया जा रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। प्रोमिसेस टू गिव टाइम हो गया, प्रोमिसेस टू नॉट टू सी। नॉट टू सी का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल जो क्रेडिटर है वो प्रॉमिस कर रहा है प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा ही नहीं, टेंशन मत लो तुम। ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट तुम कर रहे हो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ तो इससे रिस्क किसका बढ़ रहा है? श्योरिटी का। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से आपस में, तो इससे रिस्क किसका बढ़ रहा है? श्योरिटी का। इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन समझ में आ रही है, कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? केसेस वेयर श्योरिटी इज, कह रहे ऐसे केस बताओ जब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। कह रहे श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन द एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। कह रहे एक बात बताऊं मैं आपको, एक्स्ट्रा टाइम देने में क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है? कि वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ध्यान से समझना। ए बी सी, मैंने कहा ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, सी जो है वो क्या है? क्रेडिटर, और बी, और ये क्या है? सी क्या है? श्योरिटी। अब हम किसके बीच में एग्रीमेंट से डर रहे हैं कि आप टाइम मत देना ज्यादा? ए और बी के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, जिसमें क्रेडिटर ज्यादा टाइम अलाउ ना कर दे, अदरवाइज तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? सी। तो अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है टू गिव टाइम, तो क्या इस वाले केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज। ध्यान से समझना मेरी बात को। लेकिन मैंने कहा मान लीजिए बी ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड से, किसी भी व्यक्ति से कह रहा है, मान लीजिए मैंने कहा मिस्टर आर से बोला बी ने कि क्या नाम है, मैं मिस्टर ए को और टाइम दे रहा हूं एक्स्ट्रा 1 मंथ। क्या उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है? क्या इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज से कोई लेना देना है? आंसर इज नो। तो उसने कहा अगर कोई क्रेडिटर टाइम देता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, और उस टाइम देने का एग्रीमेंट किसके साथ करता है? थर्ड पार्टी का। क्या उससे इस नेचर ऑफ राइट से कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा बी ए से यहां पर मना कर दे कि क्या नाम है 1 महीने के लिए स्यू नहीं करूंगा, तो क्या रिस्क बढ़ रहा है श्योरिटी का? हाँ। बाहर वाले लोगों से तुम कुछ भी बोलो, उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। यही बात यहां पर लिखी गई है, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज व्हेन द एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। नॉलेज वर्ड का मतलब है एग्री करेगा, इसके लिए सी कर गया तो फिर कंटिन्यू रहेगा लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सी कौन है? होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी ऑफ बी। सी कौन है? होल्डर है किसका? ओवरड्यू बिल का। बनाया किसने था? ए ने। बनाया वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए को पैसे लेने होंगे या ए को पैसे देने होंगे? ए को पैसे लेने होंगे, क्योंकि बिल है ये। बिल कैसे बनाया जाता है? आई ऑर्डर यू वगैरह ऐसे कुछ करके, एज द श्योरिटी फॉर बी। तो सी ने एक तरीके से गारंटी ले ली है, और श्योरिटी किसका बन गया है? बी का। और किसके बिहाफ पे, किसके लिए बनाया गया है? ए, ड्रॉन बाय ए। पहले देखो यहाँ पर पार्टीज पहचानना बहुत मुश्किल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंडेमनिटी और गारंटी की पार्टीज घुसा दी उसने। ध्यान से पढ़ो। सी कौन है? होल्डर है किसका? एक बिल का। वो बिल बनाया किसने? ए ने। जो भी व्यक्ति बिल बनाता है उसे पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं? यानी कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी उसी के बदले में लिया हुआ है। ठीक है, ए ने बनाया और श्योरिटी के लिए किसके बना? बी के लिए। तो इसका मतलब बी के लिए बनाया होगा वो बिल और बी ने एक्सेप्ट किया होगा। एंड एक्सेप्टेड बाय बी, यानी पैसे देने किसको हैं? अब बी को। कॉन्ट्रैक्ट विद एम, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है पता है? जो क्रेडिटर है, टू गिव टाइम टू बी। ए इज नॉट डिस्चार्ज, क्योंकि एम कौन है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या थर्ड पार्टी। आई होप पॉइंट समझ में आया आपको। ये होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा आप।
और जहाँ मैंने होमवर्क लिख दिया इसका मतलब आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर दें, ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर दें, जैसे कि एग्जांपल पढ़िए, देखिए ए पुट्स एम एज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वर्ड का मतलब समझ में आता है क्या होता है? नौसिखिया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, साफिंग है थोड़ा थोड़ा, हाँ। अप्रेंटिसशिप वर्ड का मतलब होता है जहाँ वो कुछ काम सीखने जाता है। तो ए ने पुट किया है एम को अप्रेंटिस और किसके पास भेजा है? बी के पास, और गारंटी भी दी है बी को, यानी किसने गारंटी दी? ए ने, यानी ए कौन है? श्योरिटी। किसको गारंटी दी? बी को। बी कौन है? क्रेडिटर। और किसके बिहाफ पे दी? एम के बिहाफ पे। फॉर एम्स फिडिलिटी, फिडिलिटी वर्ड का मतलब होता है चोरी। यहाँ पर फिडिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? चोर में लिख देता हूँ, आप आगे जाके लिख लेना, हेरा फेरी लिख लीजिए, हेरा फेरी, ठीक है। बी promises on his part that he will at least once a month see that M make up the cash। इसका मतलब क्या है? कौन देखेगा? किसने प्रॉमिस किया था कि एक महीने में रेगुलरली चेक करता रहूंगा? बी है कौन? बी कौन है इस ट्रांजैक्शन? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ने बोला था तुम गारंटी तो दे रहे हो लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं फिर भी महीने महीने चेक करता रहूंगा। क्या मेरी बात समझ में? ये बात किसने बोली? क्रेडिटर ने। और अगर वो महीने महीने चेक ना करे तो क्या श्योरिटी से पैसे ले सकता है? कि आंसर इज नो। इसका मतलब अगर क्रेडिटर ने कोई एक्टिविटी बोली थी कि मैं करूंगा और वो ना करे, जैसे कि मटेरियल सप्लाई करने वाला, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इस केस में फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, बी ओमिट्स टू सी दिस डन एज प्रॉमिस्ड एंड एम एम्बेजल्स। एम्बेजल्स वर्ड का मतलब क्या होता है? हेरा फेरी, गायब कर देना। ए इज नॉट लायबल टू बी ऑन दिस गारंटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसा तुमने बोला था वैसा करोगे तभी तो तुम्हारे लिए श्योरिटी बनेंगे हम। नेक्स्ट क्या कौन सा लिखा हुआ है? पढ़िए फटाफट से। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कितना बचा हुआ है ये बता देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। बस 2-3 पेज बचे हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा पहले आ जाते हैं किसमें? बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी। कब कोई गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी? मैंने कहा गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन की। तुम्हें क्या तुम इसका होमवर्क में एग्जांपल पढ़ लोगे? मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब क्या है? मैंने कहा फिर भी एक बार बता देता हूँ। सी ने सेल किया है एसिड किसको? पी को, ऑन मिसरिप्रेजेंटिंग दैट इट इज मेड ऑफ कॉपर व्हाइल इट इज मेड ऑफ। एस ने गारंटी दी है फॉर द सेम एज श्योरिटी विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज मेड बाय एल्यूमिनियम हेड। एस इज नॉट लायबल। कुछ ना कुछ गलत बताया आपने। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने गलत बताया, अनजाने में वो गलत हो गया। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कैसा? कंसीलमेंट। कंसीलमेंट क्या होता है? छुपाना। कंसीलमेंट क्या होता है? छुपाना। तो अगर आपने गारंटी दी है कुछ छुपाने के लिए, वहां पर तो बता रहा है कि एल्यूमिनियम का, और पता नहीं किसका निकला, वो स्टील का है या किसका निकला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर तुम जानबूझ के छुपा रहे हो तो भाई वो भी वैलिड नहीं होगी। देखिए, ए एंगेजेस, बताइए ए की सगाई हुई। यहां पर एंगेजेस वर्ड का मतलब क्या है? अपॉइंट। अपॉइंट क्या किया? अपॉइंट। ए ने अपॉइंट किया बी को कैसे? एज अ क्लर्क। किस चीज के लिए? टू कलेक्ट मनी। किसके बाद? फॉर हिम। ए ने अपॉइंट किया कि मेरे बिहाफ पे आप जाके पैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसको? बी को अपॉइंट किया है। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट्स। कह रहे बी ने कुछ गड़बड़ बता दी, कह रहे रिसिप्ट जो है उसे बता नहीं पाए कैसी है, क्या आई है, तो कुछ गड़बड़ हुई। एंड ए इन कंसिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश द सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। वो कह रहा है किसी सिक्योरिटी या श्योरिटी को लेके आओ कि तुम आगे ढंग से काम करो, क्योंकि तुमने तो ये गड़बड़ कर दिया। अभी तक पिक्चर में गारंटी वाला आया क्या? श्योरिटी आया क्या? नहीं। फिर सी आया और सी ने गारंटी दी कि बी प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा। क्या यहां पर कहीं भी ये लिखा हुआ है कि सी को बताया गया कि पहले उसने गड़बड़ की थी? नहीं। कह रहे ए डज नॉट एक्वेंट सी विद द बीज प्रीवियस कंडक्ट। जो ए व्यक्ति है उसने बताया नहीं सी को कि भाई तुम गारंटी तो दे रहे हो लेकिन ध्यान रखना इसने पहले भी गड़बड़ की हुई है, ये तुम्हारा फर्ज था बताना, ठीक है। बी आफ्टरवर्ड्स मेड्स रिकॉल द गारंटीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन अल्टिल। इसका मतलब यह है जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। आर ने गुड्स दी एस को, ध्यान से समझना, और इन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम, स्पेसिफिक एग्रीमेंट है कि हम मिलके अगर एस पैसे नहीं देगा तो आर तुम्हें हम पैसे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है हम पैसे कैसे देंगे? मिलके। इसका मतलब अगर हम तीनों लोग तैयार होंगे तभी तुम्हें पैसे देंगे। इसे बोलते हैं को श्योरिटी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल पढ़िए। कह रहे हैं S1 ने गारंटी दी है सी को फॉर पेमेंट टू बी डन बाय पी टू सी ऑन द कंडीशन दैट S1 विल बी लायबल ओनली इफ S2 जॉइंस हिम फॉर सच गारंटी। S2 ज्वाइन नहीं किया, बताइए क्या S1 लायबल होगा? क्या नहीं, पहले लिख दिया था उसने। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। फिर आते हैं किस पे?
श्योरिटी के क्या राइट होते हैं बताइए? श्योरिटी है कौन? जो गारंटी दे रहा है या जो गारंटी ले रहा है? अब बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा, देखो कितनी आसान बातें हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सब्रोगेशन बताया था मैंने आपको, बताइए उसके शूज में। शूज वर्ड का मतलब क्या? उसने कोई सिक्योरिटी दी। जो भी अधिकार प्रिंसिपल डेटर के पास थे क्रेडिटर के अगेंस्ट, अगर श्योरिटी ने पैसे दे दिए हैं तो वो सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे? श्योरिटी के पास। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे राजू हैज टेकन अ हाउसिंग लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। राजू कौन हुआ? प्रिंसिपल डेटर। बैंक कौन हुआ? क्रेडिटर। पप्पू हैज गिवन गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ सच लोन। Besides, there was a condition that if Raju does not repay within the time, bank can auction his property by giving 15 days notice to Raju. पेमेंट नहीं दोगे तो तुम्हारी बैंक की भी गिरवी रख रखी है हमने। कह रहे ठीक है। ऑन ड्यू डेट राजू ने पे नहीं किए, हेंस पप्पू बीइंग श्योरिटी हैज टू रीपे द लोन। अब सवाल ये आया, जो अधिकार बैंक के पास थे उसकी प्रॉपर्टी के, क्या वही अधिकार अब पप्पू के पास भी आ जाएंगे? आंसर इज यस। नाउ पप्पू कैन टेक द हाउस फ्रॉम द बैंक एंड हैज अ राइट टू ऑक्शन द हाउस विद इन 15 डेज। तो जो राइट्स थे, जो प्रॉपर्टी थी, जो किसके पास थी? बैंक के पास। अब वो किसके पास आ जाएगी? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई। कह रहे मान लीजिए कि इस वाले केस में प्रॉपर्टी वाला केस नहीं है, ठीक है। राजू ने पैसे नहीं दिए, पप्पू के ऊपर केस किया गया, पप्पू से पैसे निकलवा लिए गए। अब पप्पू ने जो भी पैसे दिए हैं, चाहे उसके बिहाफ पे राजू ने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट किया था या नहीं किया था कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, क्या तब भी उसे देने पड़ेंगे? यस, इसे बोलते हैं इम्प्लाइड। देखिए बी इज इंडेप्टेड टू, बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर। और एस कौन है? सी कौन है? क्रेडिटर। एंड ए द श्योरिटी ऑफ द डेट। अपॉन सी इज डिफॉल्ट, सी ने स्यू कर दिया है किसको? ए को। ए डिफेंड्स हिज सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। भाई अपना लॉयर वगैरह रखा उसने, लेकिन बाद में पता चला कि भाई पैसे देने ही पड़ेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए तो उधार था और 25,000 रुपए लॉयर ने ले लिए। अब सवाल यह है, श्योरिटी ने जो 1 लाख रुपए दिए हैं उसके लिए लायबल होगा जो प्रिंसिपल डेटर है, या जो 25,000 वकील ने लिए हैं उसके लिए भी लायबल होगा? दोनों के लिए। ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बी द कॉस्ट एज वेल एज द कॉस्ट। कौन सा? लॉयर वाले। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। राइट अब किसके हैं देखो जरा ध्यान से। अगेंस्ट क्रेडिटर। किसके अगेंस्ट है ये? हम किसके राइट्स पढ़ रहे हैं? पहला राइट किसके अगेंस्ट है? क्रेडिटर। किसका? अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जिस जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाएगी। और दूसरा वाला कौन सा है? कि तुम मुझे नुकसान की भरपाई भी करोगे। पहले मेरी बात समझ में। और दूसरा कौन सा है? अब क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है तो पढ़िए। श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी। अब क्रेडिटर के खिलाफ यानी बैंक के खिलाफ क्या अधिकार है श्योरिटी के? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास हो जाएगी? मेरे पास। क्या यही बात मैंने नहीं बोली थी अभी आपको थोड़ी देर पहले? तो वही कहते हैं, हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे कि जो प्रिंसिपल डेटर का है वो तुम्हारा हो जाएगा। जो प्रिंसिपल डेटर की कोई प्रॉपर्टी जो बैंक के पास है वो वापस जो आने वाली है वो अब कौन ले लेगा? श्योरिटी। तो प्रिंसिपल डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा और कुछ गिरवी रखा तो मैं तुमसे छीन भी सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो किसके अगेंस्ट है? क्रेडिटर के अगेंस्ट। पढ़िए जरा एग्जांपल एक बार। सी ने एडवांस किया है किसको? क्या एडवांस किया है? हिस्टेनेट 2 लाख रुपए ऑन द गारंटी ऑफ ए। सी हैज आल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख रुपीज बाय मोर्टगेज ऑफ फर्नीचर। सी कैंसल्स द मोर्टगेज। B becomes insolvent and C sues A on his guarantee. A is discharged from his liability to the amount of value of। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उसने आपको फर्नीचर दिया, मुझे पता था उसने आपको फर्नीचर दिया है और मैंने उसकी गारंटी दी है। इन बिटवीन आपने कोई ना कोई टर्म्स में चेंज करके उसका फर्नीचर उसको वापस लौटा दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन क्या अब भी मेरे पास अधिकार है कि मैं तुम्हारे खिलाफ उस 2 लाख रुपए के अमाउंट को यूज कर सकता हूँ? यस, क्योंकि तुमने मेरे पीठ के पीछे किया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट क्या है? सेट ऑफ वर्क का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए राजू ने लोन लिया था किससे? बैंक से। और गारंटी किसने दी थी? पप्पू ने। याद है आपको? राजू ने लोन लिया किससे? बैंक से। मैंने कहा 5 लाख का लोन लिया राजू ने बैंक से, और बैंक को भी राजू के 2 लाख रुपए देने हैं, एफडी का ब्याज रुका हुआ है। अब सवाल ये आया कि बताइए क्या जो श्योरिटी है वो 2 लाख रुपए का क्लेम ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जांपल पढ़िए। कह रहे एक्स ने लोन लिया है 50,000 का किससे? वाई से, विच वॉज गारंटेड बाय जेड। देन देयर वाज अनदर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इन विच वाई हैड टू पे कितना? 10,000। अच्छा, टू एक्स। ऑन डिफॉल्ट ऑफ एक्स वाई फाइल्ड अ सूट ऑन जेड। नाउ जेड इज लायबल टू पे ओनली 40,000। क्योंकि जो सेट ऑफ है जो तुम क्लेम कर सकते थे वो श्योरिटी भी क्लेम कर सकता है। क्या मेरी बात? क्योंकि उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? को एक्सटेंसिव। कैसे होती है? को एक्सटेंसिव। बढ़ेगी तो बढ़ेगी और घटेगी तो घटेगी। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? राइट टू शेयर डिडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। डिडक्शन वर्ड का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राजू इंसॉल्वेंट हो गया। राजू इंसॉल्वेंट।
इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी बची थी पहले, जो भी प्रॉपर्टी बची 1 लाख का लोन था, जैसे इसी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसमें तो चलो 50,000, 1 लाख का लोन था, राजू इंस्टॉलमेंट हो गया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी बची और इंस्टॉलमेंट होने के बाद 30% पैसा जो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया गया। तो सवाल ये आया, अब गारंटर जो है, जो श्योरिटी है, वो कितने के लिए लायबल है? 70,000 रुपये, क्योंकि 30,000 तो रिकवर हो गए ना। मेरी बात समझ में आती है? यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स ने लोन लिया है कितने का, किससे लिया है? जो गारंटी किसने किया था? एक्स बिकेम इंस्टॉलमेंट और 25% पैसा रिलाइज हुआ उसकी प्रॉपर्टी से, तो 50,000 का 25% कितना हो गया? 12,500। तो उसने कहा वाई विल रिसीव 12,500 फ्रॉम एक्स एंड नाउ जेड इज लायबल टू पे ओनली 37,500। अब आप बोलोगे सर इंस्टॉलमेंट के बाद क्यों लायबल हो रहा है श्योरिटी, अगर वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो? और आपने कहा था कि क्या नाम है, जो लायबिलिटी है वो कोएक्सटेंसिव है, और वो तो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो क्या इंस्टॉलमेंट होने के बाद लायबिलिटी जीरो हो जाती है? हाँ, इसी बात के लिए तो श्योरिटी रखा गया है कि कल को अगर वो गड़बड़ कर दे तो पैसे तुम दोगे। अब उसकी प्रॉपर्टी से 25% पैसा आ गया, तो बाकी का पैसा कौन देगा? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इसको सेट ऑफ बोलूं या रिडक्शन बोलूं? सेट ऑफ एक अलग चीज है, पैसे देने भी हैं, पैसे लेने भी हैं। रिडक्शन का मतलब कुछ अमाउंट रिकवर हो गया है, उस रिडक्शन के लिए कौन लायबल है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, 2 पॉइंट और बताने हैं आपको। चलो इसे मैं होमवर्क दे देता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इस चैप्टर को याद कैसे रखना है, इसके लिए हम एक क्लास और रखेंगे कि कैसे टिप्स पे याद रखना है इसको। ये तो सब समझ में आया, मेरे ख्याल से आपके सामने कोई एग्जांपल आएगा, आप बता दोगे क्या होता है, लेकिन याद कैसे करना है इसके लिए कल एक क्लास और रखेंगे, तब इसे खत्म करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये होमवर्क है, PDF में शेयर कर दूंगा और सारे बच्चे पढ़ के आएंगे। यहाँ तक बातें समझ में आती है? ठीक है।